Good morning, student. Today we read chapter 11 बल एंड दाब, जिसका एक पार्ट हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। एक्टिविटी 11.4 पर आ जाइए। एक गेंद लीजिए तथा इस क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रख दीजिए। गेंद को धक्का देकर चलाइएगा। अब आप जैसे कि हाथ से आप प्रेस कर रहे हैं। आप चित्र में दिखाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति के पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिएगा। आप देख सकते हैं किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। और नंबर बी में क्या हो रहा है? गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दशा। जैसे अब देखिए बॉल यहां से चली, यहां पैमाना आ गया, इससे टकराया तो इसकी दिशा चेंज हो जाती है खुद ही। अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। तो वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी अक्सर विजय बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले पर गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगाने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार का कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसलिए बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब गति की अवस्था क्या है? किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल या गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं होती हैं। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए देखते हैं आगे। अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो एक्टिविटी 11.5 पे देखेगा, एक टेबल बनाई, उसमें कुछ स्थितियां ऐसी दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती हैं। सारणी के स्तंभ में वे विधियां सुनाई गई हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जाता है, जबकि स्तंभ 3 इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयास कीजिएगा। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अपने प्रेक्षणों की सारणी के स्तंभ 4 और 5 में नोट कीजिएगा। जैसे आप देखेंगे, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा लिया, हाथ से जब नीचे की ओर दबाया तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होगा और आकृति में परिवर्तन होगा। तो ये हमारा क्या होता है? बल का प्रभाव। अब आटा आपका सूखा था, उसमें आपने हाथ से बल लगाया तो उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है और आकृति में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह आप ऑन भी एग्जाम्पल को स्टडी कर सकते हैं। तो इस श्रेणी के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गुथे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा होगा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, या फिर वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है, या फिर इनमें से कुछ सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। याद रखना है कि यद्यपि बल इसमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है,
इसलिए इनमें कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, इसलिए अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। 11.6 पर आता है हमारा संपर्क बल। संपर्क बल में क्या आता है? पेशीय बल। तो क्या आप मेज पर रखी किसी वस्तु को, किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेलिए उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? अक्सर किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर की का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने के योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति का मुड़ना भी सम्मिलित है। लास्ट क्लास में भी आपने सामंत में स्टडी किया था कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया में कोई पेशीय बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन क्रिया में वायु अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन क्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं? पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो पशुओं द्वारा पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों के लिए करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या आप अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करते हैं। घर्षण। अपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिएगा। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी गति में हो जाती है, जब अंत में रुक जाती है, या साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे धीमे होते जाते हैं और अंत में रुक जाते हैं। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अनुभव को जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल एक गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी नेक्स्ट चैप्टर 12 में भी करेंगे। यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल सदैव संपर्क बल हो? आइए स्टडी करते हैं 11.7 पर असंपर्क बल। अब चुंबकीय बल है जो हमारी एक्टिविटी 11.6 में। छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए। चित्र 11.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिएगा। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइएगा। ध्यान रखें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तो देखिए क्या होता है कि अब चुंबक के दूसरे सिरों को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। दो चुंबकों के बीच यह हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रेक्षण करना है। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच में कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है। लास्ट क्लास में 6th क्लास में दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये आपने क्लास 6 में भी स्टडी किया था। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण
दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को खींचना या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? यस, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। नेक्स्ट होता हमारा स्थिर वैद्युत बल। एक्टिविटी 11.7 पर जाइएगा। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए, इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। चित्र से 11.11 में आप देख रहे हैं। अब स्ट्रो के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट के से रगड़िए। स्ट्रो के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रो के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप क्या देखेंगे कि अब लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रो के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा चुका है, लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं कि कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रो स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रा आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। आपने चैप्टर 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप जानते हैं यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो ये धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में, जैसे ही इसको छोड़ा जाता है ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? स्टूडेंट, आज के इस पीरियड में हम चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई होप वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और बुक से रीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।